Giant friends, today we are going to study chapter 2 of class 11th NCRT Constitution. So chapter 2 is about rights in the Indian Constitution. So इस चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले भारतीय संविधान में अधिकार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है इसमें हम बताना चाहेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. बेसिकली इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी फंडामेंटल राइट्स. वी शैल स्टडी फंडामेंटल राइट्स कंटेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है. तो पार्ट 3 में ये मेंशन है और संविधान के पार्ट 3 में मेंशन है. एंड इट लिमिट्स ऑफ दिस राइट्स. तो ये मौलिक अधिकारों के बारे में और एवं उसके जो मौलिक अधिकारों का क्या लिमिट्स है, क्या उनका सीमा है, उनकी सीमाएं कहाँ तक है, तो ये भी इस पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के पावर्स को डिफ़ाइन करती है और उसके लिमिटेशंस को भी बताती है. सो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था. एंड अगर वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था तो ये उससे 10% ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, अधिकारों को जानना न सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एज सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते भी आपको अपनी अधिकारों की अच्छी समझ होनी चाहिए, जानकारी ज़रूर होनी चाहिए. और ये आपको इनफैक्ट एक सिर्फ आपके लिए मदद ही नहीं करता, अपितु आपको एक अच्छे नागरिक बनने में भी ये मदद करता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक अच्छे समाज को बनाने में भी फंडामेंटल राइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है. So we are going to study that, and it is very very important. You must know, not only the 11th 12th के स्टूडेंट्स ही नहीं, बाकी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे इस चैनल को देखते हैं, उनको मैं चाहूँगा कि ये फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से समझें और इसका कॉन्सेप्ट पूरे माइंड में क्लियर करके रखें. तो देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स. जैसा कि मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करने वाले. हाउ दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड, इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं. व्हाट रोल जुडिशियरी हैज़ प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दिस राइट्स. सो जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, उसकी क्या भूमिका रही है इन अधिकारों के प्रोटेक्शन में और इन अधिकारों की व्याख्या करने में. हमारे जुडिशरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो वो हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एंड लास्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को हम समझेंगे. तो सबसे पहले आता है कि अधिकारों का महत्व हमें जानने की ज़रूरत है. सो इस का बुक में इन अधिकारों को इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए दो बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दिए गए हैं. तो मैं इन एग्जांपल्स को थोड़ा फास्ट कवर करूँगा. सो फर्स्ट थिंग इज़, इन 1982 में इंडिया में एशियन गेम्स हुआ था. और जब एशियन गेम्स हो रहा था तो उस समय गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को लगाया था. उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ काम दिए गए थे. एंड उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने कुछ गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर, काफ़ी गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भारत के विभिन्न कोनों से लाया था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से बुलाया गया था और उनको काम दिया गया था टू बिल्ड फ्लाईओवर्स एंड स्टेडियम्स. एशियन गेम्स में इनकी ज़रूरत थी, तो इसके लिए सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया. कॉन्ट्रैक्टर ने देश के कोने कोने से गरीब मजदूरों को लाया और उनसे फ्लाईओवर्स और स्टेडियम बनवाए. नाउ व्हाट हैपेंड कि दीज वर्कर्स वेर केप्ट इन वेरी पुअर कंडीशंस. इनके रहने की कंडीशन बहुत ही दयनीय थी. एंड दे वेर पेड लेस दैन द मिनिमम वेज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. तो भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित
मिनिमम वेज है जो सबसे हर एक सरकार खास करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, दे हैव डिफाइंड कि व्हाट इज़ द मिनिमम वेज, टाइम एंड स्पेस के साथ उसका रिवीजन भी होता है। तो एक मिनिमम वेज डिसाइड करती है सरकार कि कोई भी व्यक्ति अगर 8 घंटे की मजदूरी करेगा तो उसको कम से कम कितने तनख्वाह देना चाहिए। इससे कम तनख्वाह देना एक्चुअली वो लाइवलीहुड के अगेंस्ट है। तो जो भी वो उस समय की वेतन रही होगी उससे उनको कम मिला था। क्या होता है, थोड़े दिन बाद इनको एक टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट इनकी कंडीशन को, इनकी दयनीय कंडीशन को, उनकी जानकारी लेते हैं और उसके बाद वो एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल देते हैं। उन्होंने आर्गूमेंट दिया कि एम्प्लॉइंग ए वर्क पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज अमाउंट्स टू बेगर और फोर्स्ड लेबर। तो किसी व्यक्ति को एक उसके तय की हुई, सरकार के द्वारा मिनिमम तय की हुई मजदूरी से कम देना एक्चुअली ये बेगर या बंधुआ मजदूरी, बेगार या बंधुआ मजदूरी है। सो एंड बंधुआ मजदूरी और बेगारी ये एक्चुअली शोषण के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स है। सो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि और भी क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है। तो एक फंडामेंटल राइट है शोषण के अगेंस्ट, शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार। सो बेसिकली फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। तो उन्होंने ब्रिंग आउट किया कि ये इस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, इसका उल्लंघन करता है। एंड कोर्ट ने इनके इस केस को एक्सेप्ट किया, डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट थाउजेंड्स ऑफ द वर्कर गेट प्रिस्क्राइब, और सरकार को आदेश दिया, डायरेक्ट किया, निर्देश दिया टू एंश्योर दैट थाउजेंड्स ऑफ द वर्कर गेट द प्रिस्क्राइब्ड वेजेस फॉर देयर वर्क्स। तो यहाँ पे वर्कर को फिर बाद में कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने उनको मिनिमम वेज दिलवाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं कि एक मचल लालुंग करके एक व्यक्ति थे, 23 साल की उम्र थी और उनको आसाम के रहने वाले थे और उन्होंने किसी को कुछ सीरियस इंजरी कर दिया था, काफ़ी ग्रीवस इंजरी थी। तो उसके आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 23 साल की उम्र में। ठीक है दोस्तों, उनको शायद उन्होंने किया था या नहीं किया था, वो कोर्ट में जब हियरिंग होगी, कोर्ट में बात आगे चलेगी तो वो कोर्ट फैसला लेगा उसके बाद। बट होता क्या है कि उनको जब अरेस्ट किया गया तो उनको पाया गया कि ये मेंटली थोड़ा अनस्टेबल थे, तो ये ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। सो इनको एक ट्रीटमेंट के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, आसाम के एक मेंटल हॉस्पिटल में। नाउ इनकी ट्रीटमेंट हो गई सक्सेसफुली, ट्रीटेड सक्सेसफुली, एंड डॉक्टर्स ने जेल ऑथोरिटीज़ को 2 बार लिखा, 1967 और 1996 में, दैट ही वॉज फिट टू स्टैंड ट्रायल, किए ये अब फिट है, ये ट्रायल को फेस कर सकता है। बट किसी ने ध्यान ही नहीं दिया एंड वो जुडिशियल कस्टडी में पड़े रहे। सो उनके डॉक्टर के बोलने के बाद भी कि ये ट्रायल में चल सकता है, इन पे मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने नहीं ध्यान दिया और वो न्यायिक हिरासत में रहे। एंड ही वॉज रिलीज्ड, कब उनका रिलीज हुआ? जुलाई 2005 में, जब वो 77 साल के हो गए। सो ही स्पेंट 54 ईयर्स अंडर कस्टडी। वो अपने ज़िंदगी के 54 ईयर्स, मतलब 23 साल का एक लड़का नवयुवक जेल चला गया, उस पर एक आरोप लगती है और वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन बन गया। नॉट ओनली सीनियर, 77 साल हो गया और वृद्ध हो गया। मतलब 77 साल के बाद तो जनरली लोगों की मृत्यु हो जाती है कुछ सालों बाद। तो पूरी ज़िंदगी अपनी एक तरह से समझा जाए तो वो जेल में बिता दिया। एंड बात यह है कि इस पूरे टेन्यूर में जो 54 साल उन्होंने जेल में रहा, उनका केस नेवर केम अप फॉर हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के लिए उनका केस भी नहीं आया। एंड ही वॉज फ्रीड जब राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवीन करता है, तब उसके बाद इनको आज़ाद किया गया। तो ऐसी आज़ादी का भी क्या मकसद जब पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। So finally, Machals' entire life was wasted because a proper trial against him never took place. And our constitution gives every citizen the right to life and liberty. जबकि हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, not only it's not the right to live, it is actually fundamental right है, right to life and liberty, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार. It means that every citizen must also have the right to fair and speedy trial. इसका मतलब हर एक व्यक्ति के पास निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है.
And Mitchell's case shows that what happens when rights granted by the constitution are not available in practice. तो जबकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, बट अगर ऐसी चीज़ें जब अधिकार जो लिखे हुए हैं वो अगर प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, वो रियलिटी ग्राउंड रियलिटी नहीं बनते हैं, तो ये क्या हो सकता है एक व्यक्ति के साथ, आप देख रहे हैं। सो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दयनीय स्थिति और बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसा फंडामेंटल राइट होते हुए भी ऐसे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और इनसे कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जा रही है। इन द केस ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, जो पहला एग्जांपल बताया गया दोस्तों, देयर वाज ए वायलेशन ऑफ राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वाज चैलेंज इन द कोर्ट। कोर्ट में चैलेंज हुआ उस अधिकार को। एज ए रिजल्ट वर्कर एटलीस्ट उनका टाइम थोड़े दिन डिले हुआ, बट एटलीस्ट दे गॉट द ड्यू इन द फॉर्म ऑफ देयर राइटफुल वेजेस। उनको कुछ दिन में अपनी तनख्वाह मिल गई। सो एक्चुअली हमें क्या समझ में आता है कि जो कोर्ट है, अगर कोर्ट के पास जाया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंश्योर्ड जस्टिस टू दिस वर्कर्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी दिया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जो गारंटी था, एक्चुअली उसके कारण से कोर्ट ने इनको जस्टिस दे पाया। सो ये एक दो एग्जाम्पल था कि सम राइट्स को, नो डाउट ये एक दोनों थोड़े सैड एग्जाम्पल है, बट फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स हैज़ गिवन एम्पावरमेंट ऑल्सो। उन्होंने बहुत तरीके से लोगों को एम्पावर भी किया है, बट एट द सेम टाइम स्टिल लॉट मोर इज़ रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड। ऐसी चीज़ें बहुत ही दुख वाली बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए एक भारत जैसे लोकतंत्र में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल कम नाउ, दिस इज बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का घोषणा पत्र। So a democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. So democracy को क्या करना है, उनको इंश्योर करना है कि व्यक्तियों को कुछ अधिकार तो हमेशा होना चाहिए और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इन अधिकारों को रिकॉग्नाइज करें, पहचानें। So therefore it is often a practice in most democratic countries to list the rights of citizens in the constitution itself. So ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक जो प्रजातंत्र हैं, वहाँ पे राइट्स ऑफ द सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिस्ट कर दिए गए हैं और ऐसा होना भी चाहिए। एंड सच ए लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड, तो जो लिस्ट ऑफ राइट्स जो दर्ज हैं हमारे जो संविधान में दर्ज है और संविधान में के द्वारा प्रोटेक्टेड है, इनको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का घोषणा पत्र। A bill of rights prohibits government from thus acting against the rights of individual. ये एक जो अधिकारों का घोषणा पत्र है, ये सरकार को रोकता है, प्रोहिबिट्स करता है, रोकता है एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, लोगों के अधिकारों के खिलाफ कोई एक्शन लेने से, और एट द सेम टाइम एंश्योर्स ए रेमेडी इन केस अगर वायलेशन हो जाता है इन अधिकारों का, तो उसके लिए रेमेडी भी सुनिश्चित करवाता है। तो इसका उपचार, रेमेडी सुनिश्चित करवाता है। सो इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड लकली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सर्टेन राइट्स आर लिस्टेड दैट विल कम अक्रॉस। अभी आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बट एक सोचने वाली बात है कि जो संविधान है वो नागरिकों का अधिकार किससे बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम whom? सो द राइट्स ऑफ ए पर्सन मे बी थ्रेटेंड बाई अनदर पर्सन। किसी व्यक्ति का जो अधिकार है वो थ्रेटन हो सकता है, वो खतरे में जा सकता है, किसके द्वारा? बाय अनदर पर्सन। आपके अधिकारों को, आपके पास जो राइट्स अवेलेबल है, वो या तो हो सकता है कि उसका हनन कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा हो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। तो इन दोनों केस में द इंडिविजुअल जो है, उसकी जो व्यक्ति है उसका, द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स। उस व्यक्ति को सरकार के प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सो इट इज़ नेसेसरी दैट गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। सो सरकार लोगों के, इंडिविजुअल्स के राइट्स को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो सरकार के ही अंग है, जैसे विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही या न्यायपालिका, तो वो अपने फंक्शन करने में, इन द ड्यू कोर्स ऑफ देयर फंक्शनिंग, दे ऑल्सो दे मे वायलेट द राइट्स ऑफ द पर्सन। सो सरकार के अंग जो है, सरकार खुद ही फंडामेंटल राइट्स को कभी कभी
वायलेट कर जाती है। जब हम फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अब हम बात करने वाले हैं। हुआ क्या, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जब हो रहा था इंडिया में, द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स एंड डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूलर्स शुड रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे, उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था इन अधिकारों की जो महत्ता को, इनकी इम्पोर्टेंस को, एंड उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स से डिमांड किया था कि इनके जो राइट्स हैं उसको रिस्पेक्ट किया जाए। इनफैक्ट द मोतीलाल नेहरू कमेटी इन 1928, मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928 में बनी थी, जिसने बिल ऑफ राइट्स डिमांड की थी 1928 में। इट्स अ बिग थिंग बिफोर इंडिपेंडेंस, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स बिफोर इंडिपेंडेंस। इट वॉज देयर फॉर नेचुरल, तो ये स्वाभाविक था कि जब हमारे टॉल लीडर्स जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, उनको ये अधिकारों के बारे में इतनी जागरूकता थी और वो ब्रिटिशर्स से डिमांड कर रहे थे। देन व्हेन इंडिया बिकम फ्री, जब भारत आज़ाद होता है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था, तो मोस्टली जो ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो मूवमेंट के लीडर्स थे, वही जनरली इनमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में भी वो मेंबर थे। तो जब वो संविधान बन रहा था तो उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी, देयर वाज नो टू ओपिनियंस ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट। तो उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी, वो बहुत क्लियर थे कि संवैधानिक अधिकार, जो अधिकारी हैं, मौलिक अधिकार या अधिकार हैं, उनको संविधान के अंदर इंक्लूजन किया जाएगा, उसको डाला जाएगा और इन अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन अधिकारों का वर्णन किया कि जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जिनको एंड इनको बोला गया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मूलभूत तरीके से अफेक्ट करते हैं, ये बहुत बेसिक तरीके से अफेक्ट करते हैं। दैट इज़ द रीज़न दीज आर फंडामेंटल राइट्स, दीज आर फंडामेंटल नजर, ये बहुत ही मौलिक है, समझ गए। और इसलिए ये मौलिक अधिकार हैं, तो इसलिए इनको स्पेशली ये प्रोटेक्ट किया गया है। इसको स्पेशल प्रोटेक्ट कैसे किया गया, इसको इंसर्ट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इनको डाल दिया गया है। The word fundamental suggests that these rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provisions for their protection. ये जो फंडामेंटल है, ये चूँकि ये बहुत ही मूलभूत है, मौलिक है, फंडामेंटल है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेपरेटली लिस्ट कर दिया गया, जैसा कि मैंने बताया, एंड स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए इनको सुरक्षित रखने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, कि ये इन फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ ना हो। द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इसको खुद सुनिश्चित करता है कि ये सरकार के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, उल्लंघन ना हो। Now the fundamental rights are different from other rights available to you. मौलिक अधिकार जो हमारे अन्य अधिकारों से थोड़ा भिन्न है। While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, जो सामान्य हमारे जो दूसरे अधिकार है, साधारण कानूनी अधिकार है, जो लीगल राइट्स है, वो भी प्रोटेक्टेड है और इन्फोर्स्ड है, बट बाय ऑर्डिनरी लॉ, एक सामान्य कानून के तहत वो प्रोटेक्टेड है। बट फंडामेंटल राइट्स, अगेन आई एम सेइंग, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। संविधान खुद इसकी गारंटी देता है। ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। जो कानून बनाने की जो ऑर्डिनरी प्रोसेस है, जनरली 50% से एंड एवब जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वोट करते हैं, एंड उस सभा से पारित हो जाती है, फिर दूसरे सभा में पारित किया जाता है, और फिर प्रेसिडेंट का एसेंट दिया जाता है। इस नॉर्मल जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, इसके द्वारा ऑर्डिनरी राइट्स को चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। बट ए फंडामेंटल राइट में ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। चूँकि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया गया है, तो इसका अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान का अमेंडमेंट लेना होगा। अगर हमें फंडामेंटल राइट में सरकार चाहती है कि फंडामेंटल राइट में थोड़ा बदलाव लाया जाए, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनरी तरीके से पास नहीं होती है, 2/3
मेजॉरिटी से पास होती है, दोनों सदनों में ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकता है, और उसके बाद वो राष्ट्रपति के द्वारा उसको मान्यता दी जाती है. सो देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोसीजर एंड आई विल कम टू दैट इन डिटेल. मैं उस लॉ मेकिंग प्रोसीजर में आपको बाद में बताऊंगा. बट येस, यू नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कि देयर इज सम सेपरेट प्रोविजन, देयर इज सम स्पेशल प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट हैज़ टू बी अडॉप्टेड. उसको फॉलो करना पड़ता है अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई बदलाव करना है. तो इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा है, ये अपने आप में आपको दर्शाता है कि फंडामेंटल राइट्स कितना इम्पॉर्टेंट है. बिसाइड्स दिस, नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्ट इन ए मैनर दैट वायलेट्स देम. सरकार का कोई भी अंग ऐसे एक्ट नहीं कर सकता है कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे. और जुडिशियरी हैज़ द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशन बाय एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. सो अगर सरकार के द्वारा इसका वायलेशन होता है तो जुडिशियरी हैज़ द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट. जुडिशियरी के पास वो पावर है और उसके पास वो जिम्मेदारी भी है कि इसको फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उल्लंघन होने से बचाए अगर सरकार के किसी एक्शन के द्वारा होता है. एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशियरी. अगर इस प्रोसेस में अगर कोई एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका या विधायिका का कोई एक्शन है जिसके कारण ये फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो जुडिशरी जो है न्यायपालिका उसको उस एक्शन को इलीगल घोषित कर सकती है, गैर कानूनी घोषित कर सकती है अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा या फिर फंडामेंटल राइट को अनरीजनेबल तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर रहा. अगर फंडामेंटल राइट्स के जो लिमिट्स है उसको वो अनरीजनेबल तरीके से, जो अनुचित तरीके से उस पर लगाम लगाता है, तो जुडिशरी उसको इलीगल घोषित कर सकती है. हाउएवर, बट इसके साथ ये भी मन में आपको जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. वो निरंकुश नहीं है और अनलिमिटेड भी नहीं है, असीमित नहीं है. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध है वो लगाया जा सकता है. सो नेक्स्ट हम पहला फंडामेंटल राइट्स पे पढ़ने वाले हैं. सो पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी. सो राइट टू इक्वालिटी के लिए भी अगेन इस बुक में दो इमेजनरी सिचुएशन दिया गया जिससे थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया जा रहा है. सो लेट्स गो थ्रू इट. सो स्वदेश कुमार एक बार अपने गांव जा रहा था एंड ही वाज अकम्पनीड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके एक दोस्त के साथ. सो उन्होंने डिसाइड किया कि एक रोड साइड के होटल में बैठकर एक चाय पिया जाए. ना जो शॉपकीपर दुकानदार था वो स्वदेश कुमार को जानता था, बट जैसे उसने उसके दोस्त का जाति पूछा, उसका नाम पूछा, नाम में ही सरनेम जनरली छुप लगा रहता है और सरनेम जनरली इंडिया में एक किसी जाति विशेष के अलग अलग सरनेम बने हुए, तो सरनेम से उसको जाति पता चल गया. और जैसे ही दुकानदार को उसकी जाति पता चल गई, उसने स्वदेश कुमार जिसको पहले से जानता था उसको तो एक अच्छे मग में चाय दिया, बट जो उसके फ्रेंड था उसको एक मिट्टी के कप में चाय दिया, बिकॉज उसकी जाति पता चल गई कि यह एक दलित है, एक शेड्यूल्ड कास्ट. सो ये एक इमेजनरी सिचुएशन है एंड इसका क्या है फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट है हम आगे देखते हैं. दूसरे सिचुएशन पे आते हैं कि एन ऑर्डर इज सर्व्ड टू 4 न्यूज़ रीडर्स ऑफ ए टेलीविजन चैनल दैट दे वुड नो लॉन्गर रीड द न्यूज़ ऑन स्क्रीन, दे आर और वीमेन. तो कुछ 4 महिलाएं थे, वो न्यूज़ रीडर थी, तो उनको अचानक ऑर्डर आया कि आप चारों महिलाएं अब न्यूज़ रीडर का काम नहीं करेगी, आप टीवी स्क्रीन पे नहीं पड़ेगी. और उनको रीज़न दिया गया क्योंकि आपकी 45 साल की उम्र से आप ज़्यादा हो चुके हैं. ठीक है, यहाँ तक तो है, मना किया, कोई बड़ी बात नहीं है. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि 2 और मेल न्यूज़ रीडर्स थे, ये महिलाएं थी, ये 45 के ऊपर थी, इनको मना कर दिया गया कि आप 45 के ऊपर है. बट वो भी 45 के ऊपर थे, बट उनको मना नहीं किया गया. सो यहाँ पे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है. विल कम एंड सी. सो नाउ दोस्तों, यहाँ पे अभी आपके बुक में तो यहाँ पे सारे फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड है. मैं इन एक फंडामेंटल राइट्स को इन डिटेल एक सेपरेट लेक्चर लेना चाहता हूँ ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करके आपको एक फंडामेंटल राइट्स को समझाने के लिए. सो विल स्किप इट राइट नाउ, विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड हम अभी चैप्टर कवर करते हैं. फिर उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा आफ्टर दिस चैप्टर, दैट विल बी डेडिकेटेडली ऑन दैट वन पेज, and in that I'll discuss each and every aspects of the fundamental right in very detail.
सो जो पुराने दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन थे, ठीक है। वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोग सब समझ रहे हैं कि एक दिखाया जा रहा है कि वहाँ भेदभाव हो रहा था। इन वन इंस्टेंस द डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट, एक समय जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था और इधर दूसरे जेंडर के आधार पर। सो क्या जस्टिफाइड है? नो, नॉट एट ऑल दोस्तों। सो राइट टू इक्वालिटी, जो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में लिस्टेड है, राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ये ऐसी सारी भेदभाव असमानताएं को दूर करना चाहती है। इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, पब्लिक प्लेसेस है ना, पब्लिक प्लेसेस ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल एक्सेस। सो शॉप्स, होटल, जो मनोरंजन स्थल हैं, कुआं है, स्नान घाट है, पूजा के स्थान है, जैसे ऐसे सार्वजनिक जो स्थल होते हैं उस पर समानता के आधार पर प्रवेश देता है। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एक्सेस, ये जो पब्लिक प्लेसेस है इनके एक्सेस में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, कोई असमानता नहीं हो सकता, ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, सिर्फ धर्म के नाम पे, रेस, ठीक है, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, सिर्फ इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द एवर मेंशन्ड बेसिस, और इन की बेसिस पे किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी, लोक सेवा जो है सरकारी नौकरियां हैं उसमें में इस आधार पे भेदभाव वर्जित है, इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। द राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। सो ये अधिकार बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के अधिकार आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। सो ये एक्चुअली पुराने ज़माने में, एज मेनी ऑफ अस नोज, हम लोगों में से बहुत जानते हैं कि हमारे देश में जाति प्रथा एक बहुत ही रूढ़िवादी प्रथा और बहुत पुरानी ज़मानों से चली आ रही है, हज़ारों 2000 सालों से ये प्रथा चली है और इसमें बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो चूँकि इतना एक लॉन्ग लिगेसी है डिस्क्रिमिनेशन का, तो ये हमारे राइट टू इक्वालिटी जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस राइट टू इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, सबसे पहला फंडामेंटल राइट, सबसे मूलभूत फंडामेंटल राइट इसको डाला है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंस कि ये हज़ारों 2000 सालों से जो चली आ रही प्रथा है, या जो जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे या मूल वंश या धर्म के आधार पे या जन्म के स्थान के आधार पे अगर जो भेदभाव हो रही है, इस भेदभाव को सिर्फ इस आधार पे भेदभाव नहीं हो सकती है। इट मीन्स आई वांट टू मेक इट क्लियर कि मतलब देयर आर अदर आधार्स, देयर आर अदर बेसिस जिसके बेसिस पे भेदभाव हो सकती है। भेदभाव इन द सेंस कि इट इज़ लाइक दैट, अगर कल कोई कहे कि भाई मैं 11th का बच्चा है, वो बोले कि नहीं यार मैं तो 12th क्लास में बैठूंगा क्योंकि मेरे को तो राइट इक्वालिटी है। जब 12th का बच्चा वहाँ जाके बैठ रहा तो मेरे को तो समानता का अधिकार है, मैं भी जाके उस क्लास में बैठ जाऊँगा। नो, दैट यू आर नॉट अलाउड बिकॉज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एजुकेशन यू आर नॉट क्वालिफाइड एनफ, यू हैव नॉट क्लियर दैट 11th का एग्जाम, यू कैन नॉट गो एंड सिट इन द क्लास 12th क्लासरूम। सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। बट सिर्फ ये कह के कि नहीं तुम इस जाति के हो तो तुम 11th क्लास में ही रहोगे, तुम 12th में नहीं बैठ सकते, या फिर तुम किसी एक खास धर्म के हो तो तुम दूसरे उस क्लास में नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा धर्म ही है, इस बेसिस पे आप भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नाउ ये जो चीज़ें हैं कि ये आपको कहाँ एक्सेस देती है, पब्लिक प्लेसेस, होटल्स, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट। हाँ, बट जो मेरा प्राइवेट स्पेस है, जो मेरा घर है, उसमें मैं मना कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा घर है, इसमें ऐसा नहीं है कि समानता का अधिकार है, जो चाहे सब आ जाए कि भाई इसके घर में मिस्टर एक्स को तो ये जाने देता है तो मिस्टर वाई को भी जाने देगा। नो, दैट इज़ माई पर्सनल स्पेस, दैट इज़ माई पर्सनल प्रॉपर्टी। एक्स मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मैं उनको आने दे सकता हूँ, वाई से मेरी नहीं बनती, वो मेरे दुश्मन है, तो कल वो ये नहीं कर सकता कि यार मेरे को तो समानता का अधिकार है, एक्स इसके घर में जा रहा, मैं भी इसके घर में ही जाऊँगा। दैट इज़ नॉट अलाउड। वो मेरा प्राइवेट स्पेस है, वो मिस्टर एक्स को बुला सकता हूँ, मिस्टर वाई को नहीं बुला सकता हूँ। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज, इसी में आगे मैं बताना चाहूँगा कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी
Many of you must be knowing, and I hope कि most of you must be knowing that इंडिया में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, और ये छुआछूत जो है ये बेसिकली ये सबसे इनइक्वालिटी का जो सबसे भद्दा मैनिफेस्टेशन है. दिस इज द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी, एंड दिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी. इसको समता के आधार के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है. द सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल कन्फर नो टाइटल ऑन ए पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड. सो ये समता के अधिकार में एक ये भी है कि स्टेट जो राज्य है, सरकारें हैं, वो किसी को कोई टाइटल नहीं प्रोवाइड करेगी एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक. लाइक अगर आप आर्मी में हैं तो आप जनरल, कर्नल, एयरफोर्स में है तो एयर मार्शल, स्क्वाड्रन लीडर. देयर आर मिलिट्री रैंक्स. नेवी में है तो कमांडर हैं, कैप्टन. सो दीज मिलिट्री रैंक्स कैन बी यूज्ड. दीज एकेडमिक फील्ड में जैसे आप डॉक्टर्स हैं, अगर आप MBBS है, डॉक्टर हैं, PhD हैं, आप डॉक्टर हैं, जजेस को आप जस्टिस लिखते हैं. सो दीज आर द एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स दैट कैन बी देयर. बट देयर वेयर अदर टाइटल्स, जैसे सरकार ने किसी को बोला कि आप राय चौधरी हैं तो आप ये बाबू हैं, वो सारी टाइटल्स भारत से ख़त्म कर दी गई है समता के अधिकार के द्वारा. एंड आप कहीं कहीं देखते होंगे दोस्तों कि आप किसी को भारत रत्न मिला, लाइक आप कहीं कहीं बोल दिया जाता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर. सो एक्चुअली दैट इज़ रॉन्ग. वी कैन नॉट से भारत रत्न सचिन तेंदुलकर. यस, ही इज़ वेरी वेल डिजर्विंग क्रिकेटर ऑफ इंडिया एंड ही इज़ भारत रत्न अवार्डी. सो तब उनके नाम के बाद भारत रत्न लिखा जा सकता है कि पहले उनका नाम लिखिए एंड देन यू कैन मेंशन भारत रत्न अवार्डी और या भारत रत्न. बट आप उनको भारत रत्न सचिन को एक टाइटल के रूप में आप नहीं यूज़ कर सकते हैं. लाइक आप देखते होंगे आर्मी ऑफिसर्स का, अगर आप डिटेल देखेंगे कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या चीफ ऑफ आर्मी नेवल स्टाफ देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है जनरल सो एंड सो, कॉमा, एंड देन परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, PVSM, AVSM या और भी जो उनको अवार्ड्स मिले, वीर चक्र वगैरह, तो वो लिखे जाते हैं. तो ये अवार्ड्स हैं, ये टाइटल नहीं है. सो नाउ दोस्तों, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे ये समता का अधिकार का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इक्वालिटी के बारे में हमारे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप हमारे प्रियम्बल पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें भी इक्वालिटी वर्ड यूज़ की गई है 2 जगह पे. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा की समानता स्टेटस एंड अवसर की समानता अपॉर्चुनिटी. सो इसका क्या मतलब है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज. मतलब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए. बट समान अवसर मिलना चाहिए मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए कि हाँ सबको भाई कि ये अगर जॉब है तो ये इसको सब अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ है तो भाई इसके लिए सबको सेम समान अवसर दे दिया गया कि ठीक है आप लोग इसके लिए कॉम्पीट कर सकते हैं. एंड देन अवसर दिया जाना, ऐसा नहीं कि सबको सरकार बांट कर देगी कि नहीं तुम्हें भी 2 रोटी है, तुम्हें भी 2 रोटी मिलेगी, तुम्हें भी 2 रोटी मिलेगी. सरकार ये बांटने वाला नहीं काम नहीं कर रही है. सरकार ने बोल दिया कि भाई यहाँ टोटल 6 रोटियाँ हैं, आप लोग सबको अपॉर्चुनिटी आइए और अपने मेहनत से आइए और इसको खा कर जाइए. सो दैट इज़ देयर. बट देन इसमें एक प्रॉब्लम है. इसमें क्या एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में पहले से काफ़ी सामाजिक इनइक्वालिटीज़ रही है. हमारे समाज में बहुत पहले ज़मानों से चली आ रही है. सो व्हाट डज दिस इस अपॉर्चुनिटी का मीन? अगर आप मैं इसको आपको ऐसा समझाना चाहूँगा कि सपोज दैट एक व्यक्ति लंगड़ा है और एक व्यक्ति पैर वाला है. लाइक कभी आप देखते हैं कि ओलंपिक्स हुआ दोस्तों, ओलंपिक के बाद एक पैरा ओलंपिक्स होता है. तो पैरा ओलंपिक्स इज़ फॉर दोज एथलीट हु आर बेसिकली नॉट 100% फिट, दे आर समवॉट चैलेंज्ड. सो दोनों को एक साथ कॉम्पीट नहीं कराया जा सकता ना. लाइक अगर एक व्यक्ति जिसकी पाँव खराब है और एक व्यक्ति जिस दोनों तरफ से दोनों पाँव सही है, वो स्वस्थ है, और दोनों को एक साथ हम एक सेम कहें कि 100 मीटर का रेस है, दोनों दौड़ जाओ और ये दोनों दौड़ गए, ये बंदा जीत गया, जो स्वस्थ बंदा है वो जीत गया, और उसको हम बोले कि यू आर द फर्स्ट, यू आर द विनर, तो इसका कोई सही मीनिंग नहीं आता क्योंकि वो तो पहले से ही इनइक्वल है. तो हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है कि हाँ हम उसको टाइम बढ़ा सकते हैं कि अगर वो जो व्यक्ति पैर से पूरा ठीक नहीं है वो जितना टाइम
में दौड़ेगा 100%, उसका हम 1/3 कर देंगे. दिस कैन बी वन ऑफ द वे. द अदर वे कैन बी दैट कि हाँ इसको, ये बंदा जो है ये सिर्फ 50 मीटर ही दौड़ेगा और वो बंदा 100 मीटर दौड़ेगा, दोनों एक साथ दौड़ो. सो सम टाइम ऑफ एक रिजर्वेशन उनको दिया जा रहा है, उनको एफर्मेटिव एक्शन दिया जा रहा है, एक पॉजिटिव चीज़ें दिया जा रहा है. सो उसी तरीके से द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. सो एक स्पेशल स्कीम लाइक यहाँ पे जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल से समझाया. सो फॉर चिल्ड्रेन, बच्चे जो हैं, महिलाएं जो हैं, और जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम बनाएगी, कुछ एफर्मेटिव एक्शन लेगी, कुछ पॉजिटिव एक्शन लेगी सरकार, और उनको कुछ थोड़ा सा एडवांटेज देने का कोशिश करेगी. बिकॉज उसको ये आप ये नहीं कर सकते कि उसको एडवांटेज दिया जा रहा है. एक्चुअली वो पहले से उनको जमानों से डिसएडवांटेज कर दिया गया, तो उनको थोड़ा सा पुश देके लाया जा रहा है बराबर की स्थिति में, कि देन ओनली दैट अपॉर्चुनिटी बराबरी में दिया जा सकता है. You may have heard about reservations in jobs and in admission. You would have wondered why there are reservations if we follow the principle of equality. So आपने जॉब या एडमिशन स्कूल कॉलेज वगैरह एडमिशन या जॉब में आपने एक आरक्षण नाम का वर्ड सुना होगा कि आरक्षण होता है. सो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुतों को लगता होगा कि यार कि जब हमारे देश में समानता का सिद्धांत है तो फिर ऐसे रिजर्वेशन क्यों, ऐसे आरक्षण क्यों. बट इस चीज़ के लिए बिकॉज दोज जो पहले से पिछड़े हैं, जिनको पहले से पीछे हैं, उनको थोड़ा सा एडवांटेज देना पड़ेगा, तभी वो समानता, तभी वो एक्चुअली में वो समानता का अधिकार का मीनिंगफुल रहेगा. सो इनफैक्ट आर्टिकल 16(4) अनुच्छेद 16(4) हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाइज दैट ए पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज ए वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी. सो जो आरक्षण जैसी नीति है वो राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं करती है. इनफैक्ट इट्स ए पार्ट, इनफैक्ट उल्लंघन नहीं करती है. मैं तो इनफैक्ट ये कहना चाहूँगा, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन तो नहीं करती है, ये राइट टू इक्वलिटी का एक हिस्सा है, उसका ही परिणाम है, उसका स्वरूप है, बेसिकली उसका रिजल्ट है कि जो राइट्स लिखे हैं उसका आउटकम है कि बेसिकली एक सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है उनको ये उनको थोड़ा सा पुश दिया गया, एडवांटेज नहीं कहूँगा मैं, उनको थोड़ा पुश दिया गया ताकि वो भी उस लेवल पे आ सकें कि भाई आप जो पहले से प्रिविलेज क्लास है उसके बराबर आके कॉम्पीट करने के लायक बने, रिक्वायर्ड फॉर. सो एक्चुअली ये जो इसकी ज़रूरत है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ राइट टू इक्वलिटी. नाउ आप लोगों को एक और चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा दोस्तों कि जनरली आप सुनते होंगे और आप लोग जानते भी होंगे बहुत लोग कि जो भारत में है जो आरक्षण है वो एक्चुअली कास्ट बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है. सो जब आपका कहना होगा कि जब ये कास्ट के बेसिस पे क्यों है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है. भारत जैसे कंट्री जहाँ पर रिसोर्स का इतना क्रंच है, रिसोर्सेज इतना कम है, लोगों को इस चीज़ को समझने में जो रिजर्वेशन के लाभार्थी हैं वो इनके कुछ प्रॉब्लम्स को समझ में, और जो रिजर्वेशन के जिनको नहीं मिल पा रहा वो इस चीज़ को हमेशा ये समझते हैं आ रहे हैं क्योंकि उनका बचपन से परिवेश है कि ये गलत है. बट रिजर्वेशन तो ज़रूरी है भारत में, 100% अभी ज़रूरी है. देयर कैन बी कुछ डिबेट्स ऑन एज सर्टेन एस्पेक्ट, बट यस इफ़ यू आस्क इन प्रिंसिपल, सिद्धांत रूप से क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत है भारत में, तो 100% अभी ज़रूरत है. और इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको डाला भी है और ये हमारी सरकार ने इसको एक्ट वगैरह लाकर इसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है. सो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा था कि ये सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है, ये भारत जैसे एक विशाल कंट्री में जब ढूंढा जा रहा था, जब कोशिश की जा रही थी कि सोशली बैकवर्ड क्लास, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को एस्टेब्लिश किया जा सके, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. बट देन इट वाज रियलाइज्ड कि इट इज़ लिंक्ड विद कास्टिज़म. बेसिकली कुछ पार्टिकुलर कास्ट्स हैं वो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ देम, देयर कैन बी सर्टेन एक्सेप्शंस, बट यस
most of them, of few castes, of some castes, there are most of people are socially and educationally backward, and then there are few castes who उनमें भी एक्सेप्शंस हो सकता है, बट देयर आर फ्यू कास्ट हु आर प्रिविलेज. सो 100% रूल तो कहीं बनाया नहीं सकता है. भारत जैसे कंट्री जहाँ आज की डेट में 140 करोड़ है और आज़ादी के समय में भी जनसंख्या इतनी हैवी थी, तो एक ऐसा रूल तो बनाना मुश्किल है कि जो एकदम 100% डिफाइन कर दे. बट यस, ये लगभग ये इस चीज़ को, दायरे को पूरा कर रहा था कि सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं वो कुछ खास कास्ट जाति से बिलोंग करते थे. इसलिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को उन जातियों के उसके साथ जोड़ दिया गया है, और इस कारण से आरक्षण जो है वो जाति वर्ग विशेष को जाति के आधार पर दिया जा रहा है. नेक्स्ट राइट्स आने के पहले मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल जो है यहाँ पे कवर करना चाहूँगा कि अपने आप को समझिए कि आप एक जज हैं. अभी आपने मेरी राइट इक्वालिटी के बारे में मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, आप लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ चुके हैं. बट यहाँ पे आपके साथ एक मैं सवाल करने वाला हूँ जो इस बुक में मेंशन्ड है, और आप इसके साथ इसको आपको खुद सोचना होगा. आप मान लीजिए कि आप न्यायाधीश हैं एंड यू हैव रिसीव्ड ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम हाड़ी बंधु. सो हाड़ी बंधु क्या है? हु आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी. एक दलित समाज का एक कोई व्यक्ति है, हाड़ी बंधु, इन पूरी उड़ीसा के किसी पूरी जिले में रहता है. सो मैन फ्रॉम दिस कम्युनिटी रिफ्यूज टू फॉलो ए कस्टम दैट रिक्वायर्ड देम टू वॉश द फीट ऑफ द ग्रूम एंड गेस्ट ऑफ द अपर कास्ट. सो अपर कास्ट के दूल्हे, ग्रूम जो दूल्हा है, जो एंड जो कुछ गेस्ट है अपर कास्ट, उनकी शादियों के फंक्शन में उनके पैर को इनको धोने का एक कस्टम था कि ये हाड़ी बंधु लोग उसके पैर धोएंगे. बट इन्होंने मना कर दिया. नाउ इन रिवेंज, बदले में जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने इस हाड़ी बंधु कम्युनिटी के, इस दलित कम्युनिटी की 4 महिलाओं को पीटा और एक महिला को नग्न करके परेड कराया. न तो पोस्ट कार्ड पे वो लिखते हैं कि हमारे चिल्ड्रन, वो जो हाड़ी बंधु है, जो दलित कम्युनिटी है, वो बता रहे कि हमारे चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे हैं, एंड वो तैयार नहीं है ऐसे कस्टम को फॉलो करने के लिए जिनमें अपर कास्ट के लोगों का पैर धोना पड़े. वो तैयार नहीं है आपके लेफ़्ट ओवर खाने, जो शादियों के बाद आपके बचे खुचे खाने हैं, उसको हटाने के लिए फीस्ट, एंड आपके जो बर्तन हैं ऐसे फंक्शंस के, उसको साफ़ करने के लिए तैयार नहीं. सो नाउ वहाँ पे इनके साथ ऐसा हुआ और इन्होंने बदले में उनकी महिलाओं को पीटा और उस एक महिला को उसने नग्न करके परेड कराया. नाउ आप इस केस के जज हैं. सो आप खुद में सोचना बच्चों कि ये केस क्या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है या नहीं है, और आप सरकार को क्या ऑर्डर देंगे ऐसे केस में. सो जस्ट थिंक ओवर, एंड दीज थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स हैपन इन आवर कंट्री. हमारे देश में आज भी हो रहा. आज़ादी के 75 साल बाद भी ये है हमारे देशों में, ये एक सच्चाई है. और ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, आए दिन अखबारों में मिलते हैं, आए दिन न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में, और ऐसी कितनी भी घटनाएँ हैं जो नहीं आ रही है अखबारों और सुर्खियों में. सो एक जागरूक नागरिक की तरफ, एक समझदार व्यक्ति की तरफ आपको आंखें खोलकर समझने की ज़रूरत है, आपको सोचने समझने की ज़रूरत है, और एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है. आप किसी भी जाति वर्ग विशेष के हों, आप एक घर परिवार, एक परिवेश में रहते हैं, तो उनसे आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अफेक्टेड जरूर होता है. बट मैं दोस्तों, बच्चों में इस चीज़ को एक निष्पक्ष तरीके से, जिस तरीके से किताब में मेंशन है, जो किताब का लक्ष्य है, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने का कोशिश किया हूँ कि आप निष्पक्ष होकर एक सही व्यक्ति की तरह, एक सही चरित्रवान व्यक्ति की तरह सोचिए, तभी ये आपके व्यक्तित्व के लिए भी सही है और एज कंट्री इंडिया के लिए भी ये एक सही डिसीजन होगा. नेक्स्ट जो अगला अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम. सो स्वतंत्रता का अधिकार. इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर द 2 राइट्स दैट आर द मोस्ट एसेंशियल टू एनी डेमोक्रेसी. सो समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए ये मोस्ट एसेंशियल, ये 2 अधिकार ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ये एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि यू कैन नॉट थिंक ऑफ वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट. लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट, चिंतन की आज़ादी, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, एंड एक्शन, कार्य की आज़ादी.
However, it does not mean that freedom to do anything that one desires or likes. If that were to be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy their freedom. Therefore, freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening the freedom of others and without endangering the law and order situation. सो यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो फ्रीडम टू, आपको फ्रीडम का, स्वतंत्रता का अधिकार है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो मन में आ रहा है, आपको जो पसंद है, आप कुछ भी करें, एनीथिंग जो आपको पसंद है, ऐसा अधिकार ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में दूसरे लोगों का फ्रीडम अफेक्ट हो जाएगा। सपोज दैट कि मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार है और मैं चाहना स्टार्ट कर दूं कि मैं आपको गाली देना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे को तो अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। बट जब मैं आपको गाली दे रहा हूँ तो मैं आपकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है कि आपको बिना गाली सुने, आपको इज्जत से जीना, बिना किसी गाली सुने आपको जीना, उस अधिकार का हनन हो रहा। मैं कर दूं कि मैं रोड पे चलता रहूँगा और पत्थर फेंकते हुए रोड पे जाता रहूँगा, तो ये मेरा तो मन कर रहा है, मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार है कि मैं कुछ भी करूं। बट इससे क्या है कि आप रोड पे चलने लायक नहीं बनेंगे और आपका भी अधिकार है कि उस रोड पे आप स्वतंत्र होकर चल सके। तो स्वतंत्रता का अधिकार, मैं ऐसे छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका फ्रीडम किसी दूसरे के फ्रीडम को थ्रेटन, खतरे में नहीं कर सकता, या किसी दूसरे के या लॉ एंड ऑर्डर को इंडेंजर नहीं कर सकता, खतरे में नहीं डाल सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है आपके स्वतंत्रता के अधिकार पे। ना इसके अंदर आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। द फॉरमोस्ट राइट एमंग राइट्स टू फ्रीडम, जो राइट स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें जो सबसे पहला अधिकार है, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No citizen can be denied his or her life except by the procedure as laid down under the law. Similarly, no one can be denied his or her personal liberty. So कोई भी व्यक्ति, no citizen can be denied his or her life, उसकी जीवन को डिनाई नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द लॉ। तो जो कानून के तहत अगर कुछ प्रोसीजर लेट डाउन किए गए हैं, उसके तहत उनके लाइफ को कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, उनकी डिनाई किया जा सकता है, बट वो कानून पालने के बिना कानून पाले नहीं किया जा सकता। एंड नो वन कैन बी डिनाइड हिज हर पर्सनल लिबर्टी, और किसी के पर्सनल लिबर्टी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स, जैसे इसका एक मीनिंग ये है कि नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती है पुलिस, आप अरेस्ट नहीं कर सकते, सरकार अरेस्ट नहीं कर सकती अनलेस अनटिल उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है वो बताया जाए। एंड इफ अरेस्टेड, और अगर वो व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है, ग्राउंड्स उसको बताया जा रहा है और उसके बाद वो अरेस्ट हो जाता है, तो ही हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। उस व्यक्ति को अधिकार है डिफेंड हिमसेल्फ बाय ए लॉयर ऑफ हिज चॉइस। वो अपनी मर्जी के लॉयर को वो रखेगा। ऐसा नहीं कि सरकार बोले कि नहीं आपको ये जो कम बोलने वाला, ये जो हकला लॉयर है, सॉरी आई शुड नॉट से इट्स टैमरिंग इज़ ए प्रॉब्लम टू मेनी चिल्ड्रन, बट आई एम से, या फिर कोई ऐसा लॉयर है जो नहीं जान रहा, जो आपके केस को अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाएगा, तो आपको ऐसे लॉयर के साथ सरकार बाध्य नहीं कर सकती कि आपको इसी को रखेंगे। एक्चुअली आपको अपना लॉयर, चॉइस का लॉयर रखने के आपके पास पूरा अधिकार है। ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पीपल टू टेक प्लेस दैट मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक that person to the nearest magistrate within 24 hours, and the magistrate who is not part of the police will decide whether the arrest is justified or not। और पुलिस को आप अगर आपको अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस को आपको एक नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर ले जाना ही है, मैंडेटरी है। यह पुलिस को बाध्य करती है कि आपको एक मजिस्ट्रेट के सामने, एक न्यायाधीश के सामने पेश करे। एंड ये मजिस्ट्रेट जो होगा, ये विल नॉट बी पार्ट ऑफ द पुलिस, ही विल नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस। ये पुलिस सिस्टम का न्यायाधीश नहीं हो सकता। इट कैन बी, और वो न्यायाधीश डिसाइड करेगा कि आपका जो अरेस्ट है वो एक्चुअली में जस्टिफाइड है या नहीं है, उचित है या नहीं है गिरफ्तार। सो दिस राइट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू ए गारंटी अगेंस्ट टेकिंग अवे एन इंडिविजुअल्स लाइफ बट हैज़ वाइडर एप्लीकेशन। सो इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध की गारंटी नहीं है, ठीक है, बट इसका दायरा और भी वाइडर है, व्यापक है। वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ दिस राइट।
सो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय ऐसे आए हैं जो इस राइट जो है, इस अधिकार का जो दायरा है, स्कोप है, वो काफ़ी एक्सपैंड किया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। ये राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, सो मानव को एक्चुअली मानवीय गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड शोषण से मुक्त। सो दिस राइट में ये सब निहित है, ये इंक्लूडेड है। द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर एंड लिवलीहुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, आश्रय और आजीविका इज, वो भी राइट टू शेल्टर एंड लिवलीहुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ, बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, दैट इज मीन्स ऑफ लिवलीहुड। सो आजीविका नहीं होगा तो एक कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, और अगर कोई जी भी रहा किसी तरीके से तो वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, उस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे ये राइट टू लाइफ हमारे फंडामेंटल राइट है कि हमें राइट टू लिवलीहुड है, हमें एक बेसिक तरीके से आजीविका आजीविका पाने की और एक आश्रय पाने का हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, इस अधिकारों को जब हम पढ़ते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक समझने की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। निवारक नज़रबंदी, सो ऑर्डिनरली ए पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज़ रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस। जनरली सामान्यतः कोई व्यक्ति तभी अरेस्ट किया जाता है जब वो कोई ऑफेंस करता है, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस। बट ऐसा होता है कभी कभी कि ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the above mentioned procedure। So कभी कभी सरकार को एक आशंका होती है कि यह व्यक्ति कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी, जो गैर कानूनी कार्य है, उसमें इंगेज होने वाला है, और उसके आधार पे भी उसको अरेस्ट कर लेती है, उस आशंका के आधार पे अरेस्ट कर लेते हैं। एंड दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसी को निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट ए पर्सन कैन बी ए थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक खतरा है, और टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्र की शांति और सुरक्षा, सो थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, शांति और सुरक्षा को खतरा है किसी व्यक्ति से, तो वो सरकार उस व्यक्ति को डिटेन कर सकती है या अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, बट दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ्स। और इस तरह के जो डिटेंशन है, जो आशंका के आधार पर की हुई है, इसको मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए ही किया जा सकता है। आफ्टर 3 मंथ्स सच ए केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू, और 3 महीने के बाद उसको एक जो एडवाइजरी बोर्ड होती है, सलाहकार बोर्ड होता है, उसके समक्ष रिव्यू के लिए लाया जाता है। On the face of it, preventive detention looks like an effective tool in the hands of the government to deal with antisocial elements and subversives. So ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो एक बहुत ही कारगर टूल है ना, सरकार के हाथों में एक बहुत ही कारगर टूल है। किसके लिए? कि ताकि जो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स है ना, और जो राष्ट्र विरोधी सबवर्सिव्स हैं, इनके खिलाफ सरकार को डील करने में ये एक बहुत ही कारगर टूल है। बट एक्चुअली में ये दिख ऐसा रहा, बट दिस प्रोविजन हैज़ ऑफन बिन मिसयूज्ड, ये बहुत बार सरकार के द्वारा मिसयूज़ की गई है। एंड मैनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी ग्रेटर सेफ गार्ड, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसी सोच रखते हैं कि इस लॉ के खिलाफ ग्रेटर सेफ गार्ड की ज़रूरत है, सो दैट इसका मिसयूज़ अगेंस्ट द पीपल फॉर रीजन्स अदर दैन विच आर रियली जस्टिफाइड। सो जो लोगों के खिलाफ जो मिसयूज़ हो रहा वो ना हो सके, या कम से कम हो सके, या ना ही हो सके। इनफैक्ट देयर इज ए क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोविज़न ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार, और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर कुछ आंदोलन करना चाह रहे हैं पीसफुली तरीके से, आप अपनी वक्तव्य रखना चाह रहे हैं, आप कोई कार्टूनिस्ट है जो सरकार के अगेंस्ट कोई कार्टून बना देता है न्यूज़पेपर में, या सरकार के अगेंस्ट कुछ गाना गा रहा है, या कुछ कविता पढ़ रहा है, या कुछ
वो विचार फैला रहा, जो शायद देश को तोड़ने के लिए नहीं है, बट उसका अपना विचार है। हो सकता है कि सरकार में जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो सरकार है, वो जो राय रखती हो, वो जनता के 100% जनता के राय उससे सहमत नहीं हो और जनता अपना विरोध उसको रख सकती है। दैट्स द रीज़न देयर इज एन अपोजिशन इन द डेमोक्रेसी, बट इट्स नॉट द लीडर्स ओनली। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्लियामेंट में बैठे, सिर्फ उनको ही नहीं, एज नागरिक हमें भी अधिकार है कि हम अपने मन के विरोध को हम एक सही तरीके से, पीसफुल तरीके से हम जायज़ कर हम बाहर निकाल सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बट ऐसे में सरकार को कभी कभी डर होता है कि ये बातें फैलेगी और हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए या सरकार को गिरने का खतरा, या पॉलिटिकल पार्टी को वोट आने का खतरा है, वोट कम जाने का खतरा है, क्योंकि ये एक समाज में हमारे खिलाफ माहौल बना सकता है। तो सरकार ऐसे केसेस में अरेस्ट करती आई हुई है, बहुत बार अरेस्ट किया है इंडिया में, और कि कुछ और क्लॉजेज में फंसा कर कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दैट, कि ये देश की शांति की या सुरक्षा को खतरा, ऐसे करके। सो दिस इज़ व्हाट दिस टॉपिक इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग आउट, कि बहुत फाइन बैलेंस की ज़रूरत है और इसका बहुत बार सरकारों ने मिसयूज़ किया है। नाउ अदर फ्रीडम्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यू कैन सी दैट under the right to freedom there are other rights as well. These rights however are not absolute. Each of these is subject to restrictions imposed by गवर्नमेंट। सो बाकी जो इसके और भी राइट्स हैं फ्रीडम में, बट ये सारे कोई निरंकुश नहीं है, इस पर देयर आर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार इस पर कुछ कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी एट्सेट्रा। सो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फ्रीडम टू असेंबल टू इज टू बी एक्सरसाइज्ड पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो जो सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, वो भी यह शर्त पे कि वो शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के साथ किया जाए। द गवर्नमेंट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन इन सर्टेन एरियाज डिक्लेयरिंग असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन एंड एज ऑन लॉफुल। कभी कभी सरकारें 5 या उससे ज़्यादा लोगों का एक साथ जमा करने पे रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। सच पावर्स कैन बी ईजिली मिसयूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बट इसका जहाँ तक इसका यूज़ भी होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत बार जो प्रशासन है उसका मिसयूज़ भी करती है। एंड जेन्यून प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल में बी डिनाइड परमिशन। जो जैसा मैंने अभी आपको बता रहा था कि अगर आप सरकार के किसी नीति या पॉलिसी के अगेंस्ट जेन्यून प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट भी सरकार ऐसी चीज़ों को कभी कभी प्रिवेंटिव डिटेंशन या ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा के उसको तोड़ने का कोशिश करती है। हाउएवर इफ़ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क है, अवेयर एंड विजिलेंट है, तो इन दिस रिगार्ड टू देयर राइट्स एंड चूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सच मिसयूज बिकम्स रेयर। सो दैट इज़ द रीज़न आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों को समझाने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ 11th-12th के बच्चों को नहीं, ये लाइफ टाइम समझने की ज़रूरत है। और जो हमारे अन्य फ्रेंड्स हैं जो ये देख रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप जागरूकता के लिए देख रहे हैं, आपको इन अधिकारों को डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड मेरा ये ध्येय भी यही है कि मैं इन चीज़ों को आप लोगों को तक पहुंचा सकूं, समझा सकूं। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ सम मेंबर्स हैड एक्सप्रेस्ड देयर डिससैटिस्फैक्शन अबाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स। तो संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंध करने पर अपना असंतोष जताया था। सो दैट वाज डिस्कस्ड दैट टाइम ऑल्सो। नाउ राइट टू एक्यूज्ड, आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, जो व्यक्ति और की कुछ चीज़ों में ऑफेंसेस में जो एक्यूज्ड है, ठीक है, जिन पे आरोप लगा हुआ है, सो उनके भी अधिकारों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी वो सिर्फ आरोपी हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट जब वो कन्विक्ट भी बन जाते हैं तो भी उनके कुछ अधिकार हैं। बाद में अगर उनको सज़ा याफ्ता हो जाते हैं, सज़ा मिलती है, तब भी उनके कुछ अधिकार हैं, जेल के अंदर भी उनके कुछ अधिकार हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इन सब चीज़ों को एक माला की तरह बहुत अच्छे से सुंदर से पिरो कर बनाया गया। बस हम अगर आप अपने संविधान को जितना पढ़ेंगे आपको उनसे उतना ही प्यार हो जाएगा, और देन यू विल रियलाइज़ कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो बहुत ही टॉलरेंस थे।
So we often tend to believe that anyone who is charged with some offense is guilty. जनरली ये हम ऐसा बिलीव करते हैं, मान लेते हैं कि जिस पे कोई चार्ज लगा है, पुलिस ने कोई चार्ज लगाया है, उसको हम गिल्टी मान लेते हैं. However, no one is guilty unless the court has found that the person is guilty of that offense. So जब तक कोर्ट नहीं पता कर लेता, कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है कि ये दोषी है, कोर्ट जब तक उसको दोषी नहीं ठहराता है उस कानून उस ऑफेंस का, तब तक वो व्यक्ति दोषी एक्चुअली में नहीं है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ. सो कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, अगर उस पर कोई आरोप लगा है, एक्यूज्ड है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सफिशेंट अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए. एंड टू एंश्योर ए फेयर ट्रायल्स इन द कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 राइट्स. तो संविधान ने 3 और अधिकार दिए हैं सो दैट जो ट्रायल्स हो उनका एक सही तरीके से हो सके, निष्पक्ष तरीके से हो सके. नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. सो कोई भी व्यक्ति एक गलती के लिए एक से अधिक बार पनिश नहीं किया जा सकता. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जैसे अगर आपने सपोज दैट नोट आपने या फिर किसी व्यक्ति ने सपोज दैट एक बार पॉकेट मारी कर लिया. अब पॉकेट मारी कर लिया, उसको एक बार जेल हो गया. अब जेल से जब बाहर आया, वो व्यक्ति अच्छा नागरिक बनना चाह रहा, वो कुछ करना चाह रहा, अचानक सरकार को एक दिन मन में आया कि अरे भाई इसने तो पॉकेट मारी की थी, इसको जेल में डाल दो. फिर उससे उसको केस चलाया, फिर से जेल चला गया. फिर व्यक्ति बाहर निकला, अपना सज़ा काट कर पूरा बाहर निकला. फिर वो कुछ दिन बाद कोई काम में व्यस्त है या सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ कहीं भी वो है या किसी कार्य में अपना व्यस्त है, निजी काम में व्यस्त है. अचानक सरकार को लगा कि अरे यार इसने तो पॉकेट मारी की थी, इसको तो केस चला के जेल में बंद कर दिया, उस पर केस चला जाए. सो इससे आप रियलाइज़ करेंगे कि एक व्यक्ति गलती एक बार किया और वो अनलिमिटेड टाइम जेल जा रहा, वो कभी भी जेल जा सकता है. तो जिस व्यक्ति ने एक बार कोई क्राइम कर दिया, वो आजीवन इस डर में ही जीता रहेगा कि मैं कभी भी जेल जा सकता हूँ, कब जेल चला जाऊँगा, कब जेल चला जाऊँगा. तो वो व्यक्ति का आराम, सुकून, चैन सब खत्म हो जाएगा क्योंकि वो लाइफ टाइम टेंशन में रहेगा. सो इसलिए सरकार, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से ये है कि कोई भी व्यक्ति एक पनिशमेंट, एक गलती के लिए, वन ऑफेंस के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए उसको एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता. हाँ, अगर वो फिर से पॉकेट मारी करता है, एक नया क्राइम कर लेता है, क्योंकि अब नए फिर से पॉकेट मारी कर लिया, देन अगेन ही कैन बी चार्ज एंड दिस इज द सेकंड टाइम, इट्स ए नेक्स्ट क्राइम. अगर थर्ड टाइम क्राइम करता है, अगेन ही कैन चार्ज. बट द सेम क्राइम की उसने एक बार पॉकेट मारी की थी, उसके लिए वो 4 बार पनिशमेंट नहीं ले सकता. नाउ आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा 2 मिनट और कि दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस बट ये थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि कब आप ऐसा फिर इसको आप ऐसा कंफ्यूज मत होइए कि अगर जैसे किसी व्यक्ति को क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक सज़ा सुना दिया, उसने पॉकेट मारी की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा सुना दिया, बट देन देयर इज़ ए टाइम, और उस टाइम में उसने एक अपील का टाइम होता है और उसने अपील कर लिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसको सज़ा को माफ़ कर दिया. एंड अगेन उसका अपील का टाइम, इसमें सरकार ने उस पर अपील कर दिया और मैटर चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको सज़ा सुना दिया. तो आप देख रहे हैं कि कभी सज़ा सुना दिया जा रहा है, कभी माफ़ कर दिया जा रहा है, कभी सज़ा सुना दिया जा रहा है. तो एक ही व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए अलग अलग सज़ा मिल रहा है. इस सज़ा नहीं अलग अलग नहीं काउंट होगा क्योंकि वो बार बार जेल नहीं जा रहा, बार बार उसकी सज़ा स्टार्ट नहीं हो रही है. एक्चुअली उसको जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सज़ा दिया, देन ही हैड द टाइम ऑफ अपील, उसमें उसने अपील कर लिया, तो वो सेम ऑफेंस कंटिन्यू कर रहा, सेम प्रोसीजर कंटिन्यू कर रहा, वो उसका पनिशमेंट अभी उस पर लागू नहीं हुआ है. तो वो हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट के बाद फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो अभी तक उस पर वो लागू ही नहीं हुआ है वो पनिशमेंट. तो अभी इसको 3 पनिशमेंट नहीं कर सकते. इसका पनिशमेंट तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट आ गए तब, या फिर किसी व्यक्ति का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा दे दिया, उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया, दोनों साइड में से कोई भी पक्ष हाई कोर्ट नहीं गए, मैटर खत्म हो गई, या हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, जहाँ पे मैटर खत्म हो गई, लास्ट अपील खत्म हो गया, उसके बाद अपील का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद उसने सज़ा काट लिया, उसके बाद से दोबारा काउंट नहीं, दोबारा सेम गलती के लिए उसको सज़ा नहीं दी जा सकती. आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू, यू कुड हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू से. नाउ सेकंड राइट इज दैट नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन और एज इलीगल फ्रॉम ए बैक डेट. कोई भी कानून बैक डेट से इलीगल नहीं हो सकता, अदरवाइज फिर बंदा हमेशा ज़िंदगी में डरता रहेगा कि, और इसका मिसयूज़ भी बहुत हो सकता है कि सरकार चाहेगी तो जो चीज़ सपोज दैट एक व्यक्ति ने पॉकेट मार किया और आज पॉकेट मारी किया, उसको सज़ा हुई, या सपोज दैट कि वो सरकार के विपक्ष में, ठीक है, और उसने किसी का पॉकेट मार लिया, वो सरकार के विपक्ष,
तो सरकार का अभी कानून है कि पॉकेट मारा, सपोज दैट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कानून है कि जो इसने पॉकेट मारी उसको 10 दिन की जेल होगी, सपोज दैट। तो सरकार को लगे अरे यार इसने एक गलती कर दिया है, पॉकेट तो इसने मार लिया, और ये हमारे विपक्ष में ये भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन रहा, तो हम एक नया रूल लाते हैं और बना देते हैं, एक नया कानून लाते हैं और बना देते हैं कि जिसने भी कभी लाइफ में पॉकेट मारी की पहले, आज से 10 साल पहले भी, या दोस्त वो जिसने भी पॉकेट मारी की, उसकी सज़ा आजीवन कारावास होगा। तो इट कैन नॉट बी डन। आज से हो सकती है, कानून आज से लागू है, आज से आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान आप कर सकते हैं, बट बैक डेटेड नहीं कर सकते। पुराने डेट पे जब क्राइम घटी, जिस दिन क्राइम घटी, जिस वक्त क्राइम घटी, उस समय जो कानून एप्लीकेबल था उसका ट्रायल उसी कानून के तहत होगा और उसको उतने ही सजा मिलेगी जितने उस ट्रायल में लिखी हुई, उस समय जो लॉ था, उस समय जो लॉ चल रही थी उसमें जितना लिखा होता। बाद में आप कोई कानून बैक डेटेड बनाकर पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, ये इलीगल है। एंड नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और ये तो एक कॉन्साइंस की बात है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, अपने विरुद्ध, खुद के लिए साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। ही कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। यस, आपने देखा होगा कि पुलिस उससे पूछताछ करती है, सवाल जवाब करती है, कोर्ट में वो अपनी खुद अपनी कबूल कर लेता है, बट उसका खुद कबूल कर लेना इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर गिविंग पनिशमेंट। ठीक है, और पुलिस उसकी जो खुद की बयान उसमें दे उससे, यस, उससे उसके उस कबूल करने पे पुलिस उसके सर्कमस्टांशियल एविडेंस से साक्ष्य जमा करती है और उसको कोरिलेट करके कोर्ट में दिखाती है कि ये जो कबूल कर रहा है वो एक्चुअली में सही है, क्योंकि ये सर्कमस्टांसेस इस चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं ये। तो उसके बेसिस पे, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पे उसको पनिशमेंट मिलता है, बट खुद के अगेंस्ट आपको क्राइम एविडेंस देने के लिए, कोई साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो डीएनए टेस्ट या नार्को टेस्ट जो इंडिया में होती है, जिसको आप लोग सच्चाई का टेस्ट कर सकते हैं, सो ऑल दिस जो लाई डिटेक्शन टेस्ट जिसके नाम जिसको लाई डिटेक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, सो ऑल दिस टेस्ट आर एक्चुअली डिबेटेबल एंड देयर आर सर्टेन व्यू पॉइंट्स टू एंड अगेंस्ट, बट स्टिल अभी भी ये सारी टेस्ट आप जब भी देते हैं तो आपसे पूछा जाता है, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर आप मना कर दे तो आप नहीं दे सकते हैं, बट देन देयर आर सर्टेन इफ्स एंड बट्स, एंड कोर्ट्स के तरीके हैं उसको दिलवाने के, बट आपकी मोर और लेस इट इज़ लाइक दैट कि आप खुद के अगेंस्ट अपना साक्ष्य नहीं दे सकते। सो दोस्तों, आज के लिए इस चैप्टर में मैं इतना ही कवर करूँगा, एंड नेक्स्ट मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को। दैट्स ऑल फॉर द डे।